हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला एवीएस की पाठशाला में। मैं मयंक और आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के टॉपिक किरचॉफ के नियम तथा विद्युत परिपथ पर क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले हम ऑलरेडी 9 सेट सॉल्व कर चुके हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों ने उन्हें सॉल्व किया होगा। अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसका लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया गया है, वहां जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरी है या फिर जो टॉपिक चल रहे हैं उसके अलावा भी अगर कोई प्रश्न है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में आइए शेयर कीजिए। टेलीग्राम भी है, टेलीग्राम पर भी आप शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग व्हाट्सएप पर भी हैं, तो आप व्हाट्सएप पर भी आकर हमें जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो शेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक बैटरी जिसका विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट है, जिसका विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट है तथा आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है, एक बाहरी प्रतिरोध से जुड़ी है। यदि परिपथ में धारा 0.4 एम्पियर हो तो बैटरी के ध्रुवों की वोल्टता। अब देखिए यहां कह रहा है कि एक बैटरी है मेरे पास, ठीक, जिसका विद्युत वाहक बल क्या है, 5 वोल्ट। इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है यानी आंतरिक प्रतिरोध है वो कितना है, 2 ओम है, कुछ इस प्रकार। ये एक बाहरी प्रतिरोध से जुड़ी हुई है, कुछ इस प्रकार। अब यहां पर इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, इससे हमें ये पता रहेगा कि जो 2 ओम है ये इसका आंतरिक प्रतिरोध। अब पूछ रहा है बैटरी के ध्रुवों की वोल्टता। देखिए जब किसी भी सेल से या फिर किसी भी बैटरी से धारा ली जाती है, सेल से धारा लेते समय, जब भी किसी सेल से धारा ली जाती है तो आपका फॉर्मूला होता है V बराबर E माइनस आई आर। ई यहां पर आपका क्या है, ई है आपका विद्युत वाहक बल, ई है वो धारा है, आर जो है वो आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है। और कौन सा रेजिस्टेंस है ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो यहां पर कैपिटल आर ना लिख के हम स्मॉल आर लिखें तो ज्यादा बेहतर। यहां पर हम क्या लिख लेते हैं, स्मॉल आर। दिया क्या हुआ है, तो आपको दिया है विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस आपको दिया है 2 ओम, 5 वोल्ट 2 ओम, और क्या दिया है आपको, धारा यानी कि आई का मान 0.4 एम्पियर। अब इसको इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। ई का मान है 5, आई का मान है 0.4, आर का मान है 2.0, यानी कि आपका हो गया 5 माइनस 0.8, यानी कि आपका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4.2 वोल्ट, ठीक। यानी कि ध्रुवों के मध्य वोल्टता क्या है, 4.2 वोल्ट। हमें यहां पर याद क्या रखना है कि सेल से अगर धारा ली जा रही है तो फॉर्मूला आपका क्या होगा, V बराबर E माइनस आई आर। और इसी से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए गलत, ऑप्शन नंबर बी भी गलत, ऑप्शन नंबर सी भी गलत, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा है राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, किरचॉफ का प्रथम नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। तो जब प्रथम नियम की बात होती है, प्रथम नियम की, किसके प्रथम नियम की, किरचॉफ के, ठीक है। जब हम किरचॉफ के फर्स्ट लॉ की बात करते हैं तो ये आधारित है आपका ऊर्जा के, माफ कीजिएगा इसको सही करते हैं, ये आपका आधारित है आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर, प्रथम नियम। और जब बात आती है किसकी, द्वितीय नियम की, तो ये आपका आधारित है ऊर्जा के संरक्षण
सिद्धांत पर। ठीक है, प्रथम नियम किस पे आधारित है? आवेश के संरक्षण सिद्धांत पर, और द्वितीय नियम ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर। ऑप्शन अपने देखते हैं। पहला है ऊर्जा, यानी कि ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है? ऑप्शन नंबर बी है संवेग, यानी कि ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी क्या है? आवेश के संरक्षण सिद्धांत पे, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या होगा? सही होगा। ऑप्शन नंबर डी भी हमारा गलत है। इसे आप याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। एक संतुलित व्हीट स्टोन सेतु में भुजा Q व S के प्रतिरोध को परस्पर बदल दिया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप यहां पर दिया है कि अगर मेरे पास व्हीट स्टोन सेतु है, ठीक है, यानी कि कुछ इस प्रकार, यहां पर देखिए, यहां पर 4 प्रतिरोध कनेक्ट है। एक आपका है P, एक है आपका Q, एक है R और एक है S। कह रहा है कि Q व S के प्रतिरोध को आपस में बदल दिया जाता है, यानी इसको और इसको आपस में बदल दिया जाता है। तो इसमें क्या चेंजेस होगा? लेकिन एक कंडीशन दी है कि यहाँ पर जो आपका Q है उसका प्रतिरोध S के प्रतिरोध के बराबर नहीं है, यानी कि ये दोनों अलग अलग हैं। अगर ये अलग अलग हैं, ठीक है ना, तो जो आपका सेतु है वो क्या रहेगा? वो संतुलित नहीं रहेगा। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है सेतु संतुलित नहीं रहेगा। चलिए ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी, सेतु अभी भी संतुलित रहेगा। बिल्कुल भी नहीं। जब आपके रेजिस्टेंस इक्वल नहीं है तो ये संतुलित रहने की संभावना शून्य है। धारामापी शून्य विक्षेप देता है। बिल्कुल नहीं। संतुलन के लिए धारामापी व सेल को परस्पर बदलना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी भी इनकरेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही आंसर है। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं। मान लेते हैं जो आपका यहाँ पर P है प्रतिरोध, वो है 2 ओम का। Q जो है वो आपका है 6 ओम का। ठीक है। R जो है वो है आपका 4 ओम का, और ये हो गया 8 ओम का। अब यहां पर हम देखेंगे P अपॉन Q R अपॉन S, तो ये तो इक्वल होगा, क्योंकि यहां पर क्या होगा? 2/6 और 4/8, यानी कि 1/3। इसको यहाँ पर 12 मान लेते हैं। 12 ओम, यानी कि 4/12, यानी 1/3। अभी तो ये इक्वल हो गया, लेकिन अगर हम जब चेंज कर देते हैं, मतलब 12 इधर चला जाएगा और 6 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2/, आपका ये हो जाएगा 2/12, और क्या हो जाएगा? 4/6, यानी कि हो जाएगा यहाँ पर 1/6, और यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 2/3। तो ये देखिए इक्वल नहीं है यहाँ पर, और यहाँ पर इक्वल है। आपस में जब हमने चेंज किया तो इक्वल नहीं रहा। इसका मतलब है कि जब भी हम प्रतिरोध को चेंज करेंगे तो वो इक्वल नहीं रहेगा, सेतु आपका संतुलित नहीं रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, किरचॉफ का द्वितीय नियम आधारित है। तो जब हम द्वितीय नियम की बात करते हैं तो किरचॉफ का द्वितीय नियम अभी हमने आपको बताया है किस पे आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी आज इस वीडियो में पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जिसने नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर देगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर तुरंत कर देगा। लाइक तो हम करते ही हैं, बाकी आपको जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम लिंक पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। यहाँ पर कोई भी चार्ज आपको किसी भी चीज पर नहीं पड़ने वाला है। तो आप पढ़ते रहिए और शेयर करते रहिए, साथ में जो भी आपकी क्वेरी है उन्हें बताते रहिए। ये क्यूआर कोड आपको टेलीग्राम लिंक का दिया गया है, इसको स्कैन करके आप टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सेल के विद्युत वाहक बल के मापन हेतु उपयुक्त यंत्र का नाम लिखिए। अब जब बात होती है वैद्युत वाहक बल के मापन की, तो उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? विभव मापी। विभव मापी होता क्या है? तो विभव मापी आप जान लीजिए कि किसी सेल का विद्युत वाहक बल
या दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर नापने के कार्य विभवमापी आता है। किसके आता है? किसी सेल के विद्युत वाहक बल या दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर, दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर जब भी नापने की बात होगी तो वहां किसका कार्य होगा? विभव मापी का होगा। समझ गए आप? तो जब भी पूछे सेल के वैद्युत वाहक बल के मापन हेतु कौन से यंत्र प्रयोग किया जाता है, तो वो आपका होता है विभव मापी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक प्राथमिक तथा द्वितीयक सेल के वैद्युत वाहक बल समान है, किसी परिपथ में इनमें से किसके द्वारा अधिकतम धारा ली जा सकती है। अब जब बात आती है सेल की, तो मुझे एक चीज बताइए कि सेल क्या होता है। सेल जो आपका होता है वो रासायनिक ऊर्जा को किसमें चेंज करता है? वो चेंज करता है वैद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को किसमें चेंज करता है? वैद्युत ऊर्जा में। यहां पर इसको हम लिख लेते हैं। रासायनिक ऊर्जा कहां पे चेंज हुई है? वैद्युत ऊर्जा में। सेल कितने प्रकार के होते हैं? तो सेल आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका, इसको हम ऐसे नहीं इस तरह लिखते हैं। जब सेल की बात होती है तो पहला होता है आपका प्राथमिक सेल और दूसरा आपका होता है द्वितीयक सेल। दो सेल होते हैं, एक प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल की जब बात आती है तो ये आपका होता है इरिवर्सिबल। ठीक है, इरिवर्सिबल। और ये क्या होता है? रिवर्सिबल। ठीक है, मतलब यहां पे जो प्रोसेस होगा वो एक ही दिशा में होगा, रासायनिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में ही बदलेगा। ठीक है, लेकिन जब द्वितीयक सेल की बात होगी तो ये आपका इरिवर्सिबल होगा, मतलब वैद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में भी हम परिवर्तन कर सकते हैं। अब हमको बता दीजिए प्राथमिक सेल के प्रकार एक बता दीजिए, चूंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राथमिक सेल के नाम लिखिए। तो आपका वोल्टीय सेल और डेनियल सेल, ये क्या है? प्राथमिक सेल के प्रकार हैं। जब बात होती है द्वितीयक सेल की तो उसके प्रकार क्या है? सीसा संचायक सेल एक ये होता है और दूसरा होता है आपका क्षारीय सेल। ये हमने क्या जाना है? यहाँ पे हमने सेल के बारे में सब कुछ जान लिया कि सेल क्या होता है, सेल के प्रकार कितने होते हैं और ये कौन कौन से प्रकार हैं, तो इनके बारे में भी हमने जान लिया कि प्राथमिक सेल क्या है, द्वितीयक सेल क्या है और ये क्या, इनके नाम क्या क्या है। ठीक, अब क्वेश्चन आते हैं। कह रहा है किसी परिपथ में इनमें से किसके द्वारा अधिकतम धारा ली जाती है। अब देखिए, जब बात होती है किसकी? द्वितीयक सेल की। ठीक, तो द्वितीयक सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है, द्वितीयक सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है, ये आपका प्राथमिक सेल की अपेक्षा नगण्य होता है। प्राथमिक सेल की अपेक्षा नगण्य या फिर शून्य होता है। तो अगर आंतरिक प्रतिरोध प्राथमिक सेल की अपेक्षा अगर शून्य या फिर नगण्य है तो द्वितीयक सेल जो होगा उससे अधिकतम धारा हम ले सकते हैं। ठीक है, किससे ले सकते हैं? अधिकतम धारा द्वितीयक सेल से ले सकते हैं। समझ रहे हैं आप? अब चार्ट देखिए, आपको समझ में आएगा क्या लिखा हुआ है। द्वितीयक सेल का आंतरिक प्रतिरोध प्राथमिक सेल की अपेक्षा नगण्य होता है, इसलिए अधिकतम धारा हम द्वितीयक सेल से ले सकते हैं प्राथमिक सेल की अपेक्षा। क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, सेल के विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध के मध्य संबंध लिखना है। ठीक है, अब जब यहां पर वैद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध के मध्य संबंध लिखना है तो फॉर्मूला आपका होता है E बराबर V प्लस आई आर। ई आपका क्या है? ये आपका है विद्युत
वाहक बल है। ये आपका क्या है टी, ये आपका है टर्मिनल विभवांतर है। स्मॉल आर क्या है, ये आपका है आंतरिक प्रतिरोध है। और आपका यहाँ पर आई जो है वो है धारा, कितनी धारा हम सेल से प्राप्त कर रहे हैं। समझ गए आप इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये, परीक्षा को देखते हुए इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विभव मापी में प्रयुक्त तार के विशिष्ट गुणों को बताइए। कह रहा है विभव मापी में जो तार प्रयोग किए जाते हैं उनके विशिष्ट गुण के बारे में हमको बताना है। तो विभव मापी में कौन से तार प्रयुक्त किए जाते हैं, आपने विभव मापी पढ़ा होगा। तो विभव मापी में आपका कांस्टेंट अथवा कांस्टेंट अथवा मैंगनीज मिश्र धातु के तार प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, पहले तो आप ये जान लीजिए कि कौन से तार यूज किए जाते हैं। तो कांस्टेंटेन अथवा मैग्नीन मिश्र धातु के तार को प्रयोग किया जाता है। और इनका प्रयोग, ऐसा क्या गुण है इन तारों में, तो यहाँ पर जो इनका विशिष्ट प्रतिरोध होता है, इन तार का विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो होता है उच्च। ठीक है, और जो प्रतिरोध ताप गुणांक होता है, प्रतिरोध ताप गुणांक होता है वो होता है निम्न। समझ रहे हैं आप कि विशिष्ट प्रतिरोध उच्च और प्रतिरोध ताप गुणांक इनका निम्न होता है, इसलिए इन तारों का प्रयोग किया जाता है। तांबे के तार का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर। ठीक, किसके तार का प्रयोग किया जाता है, कांस्टेंटेन अथवा मैग्नीन मिश्र धातु के तार। इनका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च, प्रतिरोध ताप गुणांक निम्न, और तांबे के तार का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 है, विभव मापी वोल्ट मीटर से श्रेष्ठ क्यों है। ठीक है, देखिए अगर विभव मापी की बात किया जाए तो वो एक तो ये होता है कि आपका, बात हम करें अगर आदर्श वोल्ट मीटर की, तो आपका आदर्श वोल्ट मीटर, एक आदर्श वोल्ट मीटर वो तुल्य होगा किसके, विभव मापी के। ठीक, मतलब एक आदर्श वोल्ट मीटर अगर होगा तो वो विभव मापी के तुल्य होगा। तो इस तरह भी एक तरीके से कहा जाए तो श्रेष्ठ है। एक चीज और जान लेते हैं कि विभव मापी जो होता है वो वोल्ट मीटर की अपेक्षा अधिक सुग्राही होता है। किसकी अपेक्षा, वोल्ट मीटर की अपेक्षा सुग्राही होता है। समझ गए आप। यहां पर दो कारण आपको दे दिए गए हैं कि इस वजह से विभव मापी वोल्ट मीटर से श्रेष्ठ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो जब कारक की बात आती है आंतरिक प्रतिरोध की, तो एक तो होता है आपका वैद्युत अपघट्य की सांद्रता, वैद्युत अपघट्य की सांद्रता। ठीक है, वैद्युत अपघट्य की सांद्रता जब होती है, यहां पर अगर सांद्रता उच्च होगी, सांद्रता उच्च मतलब सांद्रता ज्यादा होगी किसी भी वैद्युत अपघट्य की, तो वहां पर आयनों का घनत्व ज्यादा होगा। ये तो हमें पता ही है, सांद्रता ज्यादा होगी तो आयनों का घनत्व अधिक होगा। और अगर आयनों का घनत्व जो है आपका अधिक होगा तो आंतरिक प्रतिरोध ठीक है, यानी कि आंतरिक प्रतिरोध जो होगा वो आयनों के घनत्व पर ही निर्भर करेगा।
और आयनों का घनत्व सांद्रता पर निर्भर करेगा, यानी वैद्युत अपघट्य की सांद्रता जो होगी वो आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करेगी। ये तो आपका एक हो गया। अगला देख लेते हैं कि इसमें इलेक्ट्रोडों के मध्य दूरी कितनी है। इलेक्ट्रोडों के मध्य दूरी जितनी अधिक होगी वो प्रतिरोध उतना ज्यादा बढ़ेगा। चलिए, हमने 2 पॉइंट समझ लिए हैं। तीसरा है अपघट्य के ताप, कि जो आपने अपघट्य का प्रयोग किया है उसका ताप क्या है, टेम्परेचर क्या है। अपघट्य क्या ताप, अगर मान लेते हैं ताप अधिक होगा तो श्यानता जो होगी वो क्या होगी, कम होगी, और श्यानता कम होगी तो इंटरनल रेजिस्टेंस यानी कि आंतरिक प्रतिरोध जो होगा वो कम होगा। ठीक है, तीनों एक बार और देखते हैं तीनों पॉइंट। वैद्युत अपघट्य की सांद्रता से आंतरिक प्रतिरोध प्रभावित होगा, पहला हो गया। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोडों के मध्य दूरी जो होगी वो आंतरिक प्रतिरोध पर ही निर्भर करेगी। अपघट्य का ताप, अगर अपघट्य का ताप अधिक है तो श्यानता कम होगी और जिसकी वजह से आंतरिक प्रतिरोध कम होगा। समझ गए आप, यानी कि आंतरिक प्रतिरोध 3 चीजों पर निर्भर कर रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी सेल के वैद्युत वाहक बल तथा इसके सिरों के बीच विभवांतर में अंतर स्पष्ट कीजिए। विद्युत वाहक बल सिरों के बीच विभवांतर में अंतर बताना है, तो हम यहां पर लिख लेंगे विद्युत वाहक बल एक तरफ लिख लेंगे और दूसरी तरफ आपका क्या हो जाएगा, विभवांतर। दोनों हमने लिख लिया है। इनके मध्य हमको अंतर बताना है, तो पहला तो आपका हो गया कि जो विद्युत वाहक बल होता है, ठीक है, अगर आपकी बात होगी किसकी, विद्युत वाहक बल की, तो वो अधिक होगा किसकी अपेक्षा में, विभवांतर की अपेक्षा, विभवांतर की अपेक्षा में तुलना में अधिक होगा। कौन अधिक होगा, विद्युत वाहक बल। ठीक, इसको सही करते हैं। हाँ, विभवांतर की अपेक्षा में कौन अधिक होगा, विद्युत वाहक बल। और जब किसी भी सेल से धारा प्राप्त करी जाएगी तो विभवांतर आपका कम होगा, किसकी अपेक्षा में, विद्युत वाहक बल की अपेक्षा। तो ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, जब बात होगी आपकी खुले परिपथ की, खुले परिपथ की, तो इनके सिरों के मध्य जो विभवांतर होगा वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा विद्युत वाहक बल। ठीक है, और जब बात होगी किसकी, बंद परिपथ की, तो इनके सिरों के मध्य विभवांतर क्या कहलाएगा, जो भी इनके सिरों के बीच विभवांतर, यानी फिर या कह सकते हैं विभवों का अंतर, ये आपका क्या कहलाएगा, टर्मिनल विभवांतर। समझ गए, ये आपका दूसरा पॉइंट था, इसको हम दूसरा लिख लेंगे। एक पॉइंट और बता दीजिए। तो अगला पॉइंट है कि ये बाह्य प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, जब बात होगी किस पे, बाह्य प्रतिरोध पे, तो ये निर्भर नहीं करता है। लेकिन टर्मिनल विभवांतर की बात होगी तो ये आपका जो होगा, जो इसका मान होगा विभवांतर का, वो आपका जो बाह्य परिपथ में बिंदुओं के मध्य जो आपका प्रतिरोध है उसके समानुपाती होता है, मतलब उसके बराबर होता है, उसके बराबर होता है। ठीक, कि आपका अगर कोई परिपथ है तो वहां पर कितना प्रतिरोध कनेक्ट है। जल्दी से तीनों पॉइंट एक बार और समझते हैं। यहां पूछ रहा था विद्युत वाहक बल तथा टर्मिनल विभवांतर में अंतर। तो अगर विद्युत वाहक बल अधिक होगा विभवांतर की अपेक्षा में, तो ये आपका पहला पॉइंट है। और विभवांतर जो होगा वो कम होगा किसकी अपेक्षा में, विद्युत वाहक बल की अपेक्षा में। दूसरा पॉइंट था खुले परिपथ की सिरों के मध्य विभवांतर आपका जो होगा वो विद्युत वाहक बल होगा। लेकिन जब हम बंद परिपथ लेंगे तो सिरों के जो बीच विभवों का अंतर होगा वो क्या होगा, आपका टर्मिनल विभवांतर।
ठीक। तीसरा पॉइंट था कि बाह्य प्रतिरोध पर जो होगा उस पर निर्भर नहीं करेगा विद्युत वाहक बल। लेकिन जब बात हम विभवांतर की करेंगे तो जो आपका बाह्य प्रतिरोध है, मतलब जो टर्मिनल के बीच में जितना प्रतिरोध कनेक्ट है उसके क्या होगा, बराबर होगा। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई समस्या आ रही है तो इसे आप शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी सेल के विद्युत वाहक बल तथा इसके सिरों के बीच टर्मिनल विभवांतर में संबंध का सूत्र स्थापित कीजिए। या फिर किसी सेल के टर्मिनल विभवांतर वैद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिए तथा दिखाइए कि टर्मिनल विभवांतर सेल से ली गई धारा पर निर्भर करता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। किसी सेल के वैद्युत वाहक बल और विभवांतर में संबंध ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पर हमें एक संबंध स्थापित करना है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बस क्या हुआ है, अलग अलग तरीकों से क्वेश्चन पूछा है। ठीक, तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व। हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, एक सेल ले लेंगे जिसका विद्युत वाहक बल क्या है, जिसका विद्युत वाहक बल E है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, स्मॉल r है। यह एक कुंजी से जुड़ा हुआ है जो कि एक बाह्य प्रतिरोध R से जुड़ा है। इसके आगे हमने एक अमीटर लगाया है, ठीक है। इसके मध्य में एक वोल्ट मीटर कनेक्ट है, कुछ इस प्रकार। अब यहाँ पर अगर सेल लगा हुआ है और इस कुंजी को हम ऑन करेंगे तो एक धारा क्या प्रवाहित होगी, हम मान लेते हैं कि I धारा प्रवाहित हो रही है। I धारा आपकी प्रवाहित हो रही है। तो सेल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि सेल द्वारा किया गया कार्य, जब धारा प्रवाहित हो रही थी तो सेल द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, W बराबर EQ। और हमको पता है कि Q बराबर क्या होता है, IT होता है। तो सेल द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, W बराबर EIT। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे लिख लेंगे चूंकि Q बराबर क्या था, IT थे, ठीक, कि I समय में T समय में कितनी धारा प्रवाहित हो रही थी, तो आवेश कितना था, Q था। यहाँ पर हमने इतना लिख लिया। अब अगर सेल जो है आपका बाह्य प्रतिरोध R से कनेक्ट है तो सेल द्वारा किया गया बाह्य कार्य, कि सेल का बाह्य कार्य कितना है, और ये कब है, जब ये बाह्य प्रतिरोध R से जुड़ा हुआ है। तो इसका एक्सटर्नल जो किया गया कार्य होगा वो कितना हो जाएगा, WE बराबर VIT। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। यहां पर हमने क्या निकाला है कि सेल द्वारा बाह्य कार्य कितना किया गया है। अब अगर सेल का आंतरिक प्रतिरोध था स्मॉल r, तो कुछ ना कुछ इसके आंतरिक प्रतिरोध R के कारण सेल के विद्युत अपघट्य में पतन हो रहा होगा। प्रतिरोध R के कारण सेल के भीतर विद्युत अपघट्य में पतन, ठीक है, विद्युत अपघट्य में पतन। ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा V बराबर IR, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि सेल ने आंतरिक कितना कार्य किया, बाह्य कार्य तो हमने निकाल लिया है सेल का। सेल का आंतरिक कार्य जो होगा वो आपका होगा WI क्या है, इंटरनल वर्क। तो WI बराबर क्या हो गया, I² RT। समझ रहे हैं आप, WI बराबर क्या हो गया, I² RT। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार हमको क्या पता है, ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार हमें पता है क्या होगा, नियमानुसार कुल किया गया कार्य बराबर होगा कि वहां पर बाह्य कितना कार्य किया गया है और आंतरिक कितना कार्य किया गया है। तो यहाँ पर जो टोटल वर्क था वो हमने कितना निकाला है, वो हमने निकाला है EIT। और एक्सटर्नल वर्क हमने कितना निकाला है, वो है आपका VIT प्लस इंटरनल वर्क कितना है
आई स्क्वायर आर टी। यहां से कॉमन क्या हो जाएगा, तो कॉमन आपका हो जाएगा आई टी, बचेगा कितना, v प्लस आई, हमने क्या कॉमन लिया है, आई टी, हाँ, तो v प्लस आई आर बराबर क्या था, ई आई टी, आई टी से आई टी कट जाएगा, यानी हो जाएगा ई बराबर v प्लस आई आर, ठीक, यानी कि v बराबर ई माइनस आई आर। और एक कब होगा, जब सेल से धारा ली जा रही हो, जब सेल से धारा ली जा रही हो, या फिर सेल धारा दे रहा हो, ये भी हम कह सकते हैं। और जब बात करेंगे आर की, तो स्मॉल आर बराबर क्या हो जाएगा, ई माइनस वी अपॉन में आई। यहां पर दो फॉर्मूले आपके आ गए हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिए, और ये क्वेश्चन आपके पेपर को देखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी सेल के वैद्युत वाहक बल से क्या तात्पर्य है, ठीक है, सेल का वैद्युत वाहक बल बताना है। तो वैद्युत वाहक बल की जब बात होती है तो उसकी डिफिनीशन आपकी क्या होती है, कि कोई भी आपका खुला परिपथ होगा, उसके सिरों के मध्य जो विभवों का अंतर होगा वो आपका क्या कहलाएगा, विद्युत वाहक बल। चलिए इसको लिख लेते हैं कि खुले परिपथ में सेल के सिरों के मध्य विभवों का अंतर ही आपका सेल का क्या कहलाता है, विद्युत वाहक बल, वैद्युत वाहक बल। ये हमने डिफिनीशन लिख ली वैद्युत वाहक बल की। फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम मान लेते हैं कि किसी परिपथ में Q आवेश प्रवाहित किया जा रहा है या फिर प्रवाहित कर रहे हैं, तो हम कितना कार्य कर रहे हैं, W कार्य कर रहे हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E बराबर W अपॉन Q, या फिर W बराबर EQ। यहां पर इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका जो SI मात्रक होता है वो होता है आपका, अब देखिए मात्रक की बात आती है तो मात्रक तो आप यहां से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहां पर क्या है, W है, और W का मात्रक क्या होता है, W यानी कि कार्य, कार्य को किससे, जूल में, Q का मात्रक कूलाम, तो जूल पर कूलाम, ये आपका क्या हो गया, SI मात्रक। या फिर इसको हम व्यक्त करते हैं वोल्ट में, तो हम क्या कहेंगे, दो मात्रक हैं, जूल पर कूलाम या वोल्ट। अगर हम मान लेते हैं कि W बराबर हो जाए आपका कितना, 1 जूल, और आवेश कितना हो जाए, 1 कूलम, तो E बराबर क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि किसी परिपथ का, हाँ, हम यहाँ पर कहेंगे कि किसी परिपथ में 1 कूलम आवेश प्रवाहित करने पर, 1 कूलम आवेश प्रवाहित करने पर अगर 1 जूल का कार्य किया जा रहा हो, ठीक है, या फिर सेल द्वारा दी गई ऊर्जा जो है आपकी 1 जूल हो, तो सेल का विद्युत वाहक बल क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। ये किसकी परिभाषा थी, ये आपकी 1 वोल्ट की परिभाषा भी आती है, आपका पूछा जाता है, तो आपको ये याद होना चाहिए। और यहाँ पर हमने डिफिनीशन जान ली है, फॉर्मूला भी हमने जान ही लिया है, मात्रक भी हमने जान लिया है, 1 वोल्ट की परिभाषा भी, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर को देखते हुए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों का आवश्यक परिपथ चित्र देते हुए उल्लेख कीजिए, अथवा वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों को लिखिए, इनकी व्याख्या कीजिए, इनका परिपथ बनाकर समझाइए। अगला है, वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के दोनों नियम समुचित परिपथ आरेख बनाकर समझाइए। नेक्स्ट है, किरचॉफ का धारा एवं वोल्टता नियम लिखिए, अथवा किरचॉफ का धारा नियम बताइए, अथवा धारा के लिए चिन्ह परिपाटी भी बताइए। अब देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, बस क्या हुआ है, अलग अलग तरीकों से ये आया है, क्वेश्चन तो सेम है आपका। तो ये क्वेश्चन जो है ये किसी भी तरीके से गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने कई बार पढ़ा होगा और अभी से लेके पेपर तक पढ़ेंगे भी। तो चलिए जान लेते हैं किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम,
किरचॉफ ने दो नियम दिए जिनकी सहायता से किसी भी जटिल परिपथ के विभिन्न चालकों के बीच धारा तथा विभिन्न उपकरणों के मध्य विभवांतरों के वितरण ज्ञात कर सकते हैं। और ये नियम जो है आपके निम्न प्रकार के हैं। जो ये नियम है किरचॉफ के नियम, ये कितने प्रकार के हैं? दो है। एक है आपका प्रथम नियम और दूसरा जो आपका है वो द्वितीय नियम है। ठीक है, प्रथम नियम है और द्वितीय नियम। जो आपका प्रथम नियम है उसको हम क्या बोलते हैं? संधि नियम या फिर धारा नियम। संधि नियम अथवा धारा नियम। कई बार इस नाम से भी इसके बारे में पूछा जाता है कि संधि नियम के बारे में समझाएंगे। क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि लॉन्ग में ही पूछा जाए, 1 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है। तो हमें क्वेश्चन के साथ साथ ये भी जानना है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो किस तरीके से ये आ सकता है। ठीक है, हम पहला नियम क्या है? संधि नियम अथवा धारा नियम। दूसरा नियम क्या है? जब बात दूसरे नियम की होती है तो दूसरा नियम आपका है लूप नियम या फिर वोल्टता नियम। अब जल्दी से इन दोनों नियमों के बारे में जान लेते हैं। प्रथम नियम जो है उसे बोलते हैं संधि नियम अथवा धारा नियम। है क्या? किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इस नियम को परिपथ में उपयोग करते समय चिन्ह परिपाटी यह है कि परिपथ में संधि की ओर आने वाली सभी धाराएं धनात्मक तथा संधि से दूर जाने वाली सभी धाराएं ऋणात्मक होती है। देखिए, पहले हम इसको यहां तक पढ़ते हैं। ठीक है, यहां तक क्या लिखा हुआ है? किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। जैसे हम मान लेते हैं कि कोई एक संधि है वो, इसमें कई धाराएं आ रही हैं और कई धाराएं जा रही हैं। मान लेते हैं यहां पर, इसको सही करते हैं। यहां पर हम ये देख रहे हैं कि I1 धारा, I2 धारा आ रही है, I3 धारा और I4 धारा, और इसके साथ ही एक धारा आपकी I5 जो है वो जा रही है। तो यहां पर इस संधि पर जो आने वाली कुल धाराएं हैं इनका जो योग होगा ये आपका क्या होगा? शून्य होगा। यानी कि हम इसको कैसे लिखेंगे कि I1 प्लस I2 माइनस में I3 I4 प्लस I5 और इनका योग क्या होगा? शून्य होगा। या फिर हम इसको लिख सकते हैं कि I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4 प्लस I5। ये यहां पर लिखा भी हुआ है कि संधि पर जितनी धाराएं मिल रही हैं उनका बीजगणितीय योग शून्य है। यहां पर आपने देखा कि 2 धाराएं आ रही थी और ये 3 धाराओं में विभक्त हो रही थी। तो क्या हुआ? I1 और I2 का योग इन तीनों के योग के बराबर था, या फिर इन सभी धाराओं का योग इस संधि पे क्या था? शून्य था। ठीक है, जब इसमें साइन हम देखते हैं कि इसमें साइन क्या लगाएंगे, तो परिपथ में जो संधि की ओर धाराएं आती हैं वो आपका होता है धनात्मक तथा संधि से जो दूर जाती हैं वो क्या होती हैं? ऋणात्मक। तो ये आपका चित्र हो गया। हमें ऐसे ही साफ साफ पेपर में करके दिखाना है। क्वेश्चन जो है वो आपका एक्सप्लेन ऐसे होना चाहिए कि जब एग्जामिनर देखे तो उसे लगे कि आपने इसको पढ़ा है, अच्छे तरीके से पढ़ा, आप जानते हैं इसके बारे में। अभी हमने बताया था कि प्रथम नियम जो होता है वो किसको व्यक्त करता है? तो वो आपका आवेश संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है। ठीक, और इस जो धाराएं हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं? सिग्मा I बराबर 0, मतलब धाराओं का कुल योग क्या है? शून्य। समझ गए आप? चलिए जल्दी से दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम है लूप नियम अथवा वोल्टता नियम। किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यहां पर इसका कहने का मतलब यह है कि सिग्मा I R बराबर होगा सिग्मा E।
लेकिन ये है कैसे, तो चलिए चित्र से समझते हैं। हमने एक यहाँ पर सेल ले लिया और इस सेल से यहाँ पर देखा हमने कि एक दूसरा सेल कनेक्ट है। यहाँ पर एक बाह्य प्रतिरोध है जिसको हम R1 मान लेते हैं और दूसरा है R2, ठीक है। और ये कुछ इस प्रकार कनेक्ट है। इसके नीचे तीसरा सेल है और ये बाह्य प्रतिरोध R3 से लगा हुआ है और ये हमारा परिपथ है। यहाँ पर जो सेल है इनका विद्युत वाहक बल हम क्रमशः मान लेंगे क्या है, E1 है, E2 है और यहाँ पर इसका हम मान लेते हैं E3 है। धारा यहाँ पर प्रवाहित हो रही है I1, यहाँ पर मान लेते हैं I1 धारा इसकी वजह से प्रवाहित हो रही है और इसकी क्या है, I2 धारा प्रवाहित हो रही है। यहाँ पर हम दो ही सेल मानते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पर हम केवल E1 और E2 लेते हैं। तो यहाँ पर जब I1 धारा इसकी वजह से आ रही थी प्रथम सेल की वजह से, दूसरी की वजह से I2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, धारा का मान I1 प्लस I2। यहाँ पर क्या होगा, I1 प्लस I2। और जब यहाँ पे जाएगी तो ये हो जाएगा आपका I2 और ये हो जाएगा आपका I1। अब यहाँ पर दो पास हमको दिख रहे हैं। एक है आपका, अगर हम इसको AB मान लें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आपका जो ये है, इसको मैंने डॉट करके दिखाने का प्रयास किया है कि ये आपका हो गया प्रथम पास और ये आपका हो गया द्वितीय पास, मतलब लूप इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पर जो फॉर्मूला आपका लगेगा वो लगेगा पहले पास के लिए, फर्स्ट लूप के लिए फॉर्मूला आपका लगेगा वो आपका होगा I1 R1 माइनस I2 R2 बराबर E1 माइनस E2। अब यहाँ पर आपको साइन समझ में नहीं आ रहा है, तो साइन के विषय में अगर आपको जानना है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप कमेंट करिए, ठीक है। इस पे आपके लिए एक वीडियो बना दिया जाएगा। यहाँ पर जो साइन होते हैं इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत पेपर में आते हैं। बस अभी इतना आप जान लीजिए कि जो इसमें साइन होता है, अगर धारा की दिशा में चलते हैं, ठीक है, तो धारा की दिशा में चलते हैं तो हम धनात्मक लेते हैं, धारा के विपरीत चलते हैं तो ऋणात्मक लेते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, इसको समझना पड़ेगा। अब बात हम किसका करेंगे, सेकेंड लूप की। जब हम सेकेंड लूप की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 R3 बराबर E2, ठीक है। दोनों लूप का हमने अलग अलग निकाल लिया और यही यहाँ पर लिखा है कि किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर है। देखिए यहाँ पर धारा है और क्या है, प्रतिरोध का गुणनफल, और इनका जो योग है इस पास में बहने वाली क्या है, वैद्युत वाहक बल के बराबर है। हाँ, यहाँ पर एक चीज हमें जानना है कि यहाँ पर साइन कैसे लग रहा है। अगर आपको ये साइन के विषय में समझना है कि पॉजिटिव कैसे लगता है, निगेटिव कैसे लगता है, प्रतिरोध में किस प्रकार है, सेल में किस प्रकार है, तो इसके लिए आप कमेंट करेंगे। आप कमेंट करेंगे तो आपको एक वीडियो के द्वारा पूरा समझा दिया जाएगा, ठीक है। आपका काम है पूरा पढ़ना है, एक बार से नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया दोबारा पढ़ना है, कमेंट करना है जिस भी क्वेश्चन में दिक्कत हो रही, और इसके जो न्यूमेरिकल हैं उसको हमें अलग से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। लेकिन ये आपके लिए एक टास्क है कि आप पहले पूरा वीडियो देखें, उसके बाद कमेंट करें कि सर हमें इसके न्यूमेरिकल चाहिए, तो हम आपको आके इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करा देंगे। यहाँ पर आपको उसके साइन के विषय में भी समझा देंगे, आप कहेंगे तो विभव मापी ही बता देंगे, लेकिन आपको कमेंट करना पड़ेगा। तो आज के जितने क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने अच्छे तरीके से सॉल्व किए। आशा करते हैं कि आपको समझ में आए होंगे। आप नोट कर लीजिए उन्हें, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं। स्कीम आपकी आ गई है, परीक्षा कार्यक्रम आपका आ गया है, तो आप मेहनत से लगे रहिए। और जिस भी टॉपिक में दिक्कत है, चाहे वो फिजिक्स की फर्स्ट बुक हो या सेकेंड बुक हो, किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत है आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप पर कीजिए, यहाँ पर
वीडियो के नीचे आकर भी आप कमेंट कर सकते हैं। साथ में टेलीग्राम पे तो आप शेयर ही कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और पढ़ते रहिए और देखते रहिए एवीएस की पाठशाला। थैंक यू।